वेलकम स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है इसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा अल्टरनेट है, ठीक है ना। एक अच्छा अल्टरनेट है किसका? बायोट सावर्ट्स लॉ का। एम्पियर सर्कुटल लॉ कंसिडर्स एन ओपन सरफेस विद ए बाउंड्री। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे कुछ करंट है हमारे सामने, ठीक है ना, और ये करंट जो है एक बाउंड्री से मतलब एनक्लोज्ड है, ठीक है ना। एक हम बाउंड्री मान लेते हैं जिसके अंदर से करंट जो है आपके फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। द सरफेस हैज करंट पासिंग थ्रू इट, इसमें से करंट फ्लो करेगा। वी कंसिडर द बाउंड्री टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल लाइन्स ऑफ एलिमेंट्स, कंसिडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। तो जैसे कि क्या समझ में आया कि एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि जो भी करंट है, ठीक है ना, उसको हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री से हमने बाउंड कर दिया उसको, ठीक है ना। एक क्लोज लूप दे दी उसको हमने, एक तरीके से आप कह लो। तो जो क्लोज लूप है उसकी लेंथ है हमारे पास एल लेंथ का ये क्लोज लूप है जिसके अंदर से जो है करंट हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो तरीके हैं। एक तो जो करंट जो फ्लो करेगा इस तरीके से, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो कर्ल जिस तरह से आपकी अंगुलियों का कर्ल बन के आएगा तो वो आपका आएगा इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस क्लोज लूप के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और क्योंकि ये लेंथ एल है तो इसका अगर हम स्मॉल सेक्शन लें, स्मॉल सेक्शन ए बी मान लीजिए, कोई लेंथ ले लो आप, तो वो लेंथ कितनी हो गई? dl। और क्योंकि लेंथ भी क्या होता है, एक तरीके से वेक्टर एलिमेंट ही है, तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? टेंजेंट ही होगी, ठीक है ना। तो वो भी अलोंग किसके चलेगी? मैग्नेटिक फील्ड के ही, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में मतलब dl स्मॉल लेंथ और जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी db, ठीक है ना, दोनों के बीच में जो एंगल आएगा कोस थीटा वो कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा, ठीक है। ये हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये चीज। तो देखिए कैसे काम करता है एम्पियर सर्कुटल लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू इट। कि मान लीजिए कोई क्लोज लूप है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है, कोई क्लोज लूप है, ठीक है। और इसके अंदर से हमारे कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं इस तरीके से, मतलब करंट को बाउंड कर रखा है इस एक इमेज। आप इस बाउंड्री को इमेजिनरी बाउंड्री कह सकते हो आप, ठीक है ना, कि ये जो लाइन है ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी क्लोज्ड लूप, ठीक है ना, हैविंग लेंथ एल। तो लेंथ इसकी एल है और इसके अंदर से कुछ सर्टेन अमाउंट का कुछ भी करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि कोई आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो लाइन इंटीग्रल होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स आई। आई क्या है? टोटल करंट कितना इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप is equal to mu naught times the total current passing across the loop। तो जैसे ये लूप है, मान लीजिए ये क्लोज लूप है, इसके अंदर से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो टोटल करंट अगर हम किसी एक डायरेक्शन को, अगर इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो देखिए ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी I3 की, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल जब हम सम करेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3, तो टोटल करंट किसके बराबर आ गया? मान लीजिए I के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो क्या कहता है द लाइन इंटीग्रल, ये जो सिंबल होता है ना क्लोज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ये बीच में जब हमने गोला लगाया क्लोज के लिए, तो क्लोज्ड, ठीक है ना, क्लोज लूप के लिए इंडिकेट हो रहा है। तो बी डॉट डीएल, बी डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, बी डॉट डीएल किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप,
ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका आता है, तो ये दिया था एम्पियर ने। इसको हम ड्राइव करेंगे आगे कैसे आया। तो ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है ना, कि उन्होंने ये चीज बताई कि जो टोटल बी डॉट डी एल का जो प्रोडक्ट आएगा फॉर ए क्लोज लूप वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर आएगा। अभी कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कंसिडर ए रेगुलर सर्कुलर कोयल विच कंसिस्ट सम करंट आई। तो हमारे पास एक रेगुलर कोयल है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, और ये कोई करंट आई जो है कैरी कर रहा है, ठीक है, करंट आई कैरी कर रहा है। तो ये जो लूप है ना, इस लूप को हम बोल सकते हैं कि ये कैसी लूप है, एम्पेरिकल लूप है ये, ठीक है। सम करंट आई कैरिड बाय एम्पेयर लूप। तो ये जो एम्पेरिकल लूप है कुछ करंट कैरी कर रही है, आई अमाउंट का करंट जो है ये कैरी कर रही है। इसको काट दो क्योंकि आप इससे मिसगाइड हो जाओगे, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। और इस लूप की जो रेडियस है वो क्या है, आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द एम्पेरिकल लूप। और डीएल जो है इसका एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, टोटल लेंथ एल है तो स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया डीएल, ठीक है ना। तो जो बी डॉट डीएल है, बी डॉट डीएल वो किसके बराबर हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना इसमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डीएल एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम दैट इज कोस थीटा। तो देखिए ये करंट है अपना, करंट की डायरेक्शन ये है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ठीक है ना। तो थंब की डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को पॉइंट आउट कीजिए, और जो आपकी अंगुलियों की कर्ल हैं, तो इस लूप के ऊपर उस कर्ल के हिसाब से डायरेक्शन क्या आएगी, यही आएगी इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। और इस लूप, अब क्योंकि लूप भी अपना क्या है, वेक्टर एलिमेंट है ना ये, तो इसकी डायरेक्शन भी किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट होगी ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो सिंस डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू करंट आई एंड डीएल, डीएल की जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल किसी भी पॉइंट के ऊपर, दोनों के दोनों क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है ना, एज पर राइट हैंड थंब रूल। तो दोनों के बीच में एंगल कितना सस्टेंड हुआ, 0 डिग्री। तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए ले दे के बात वहीं आ जाती है, इनको हमें मैक्सिमम कंडीशन में दिखाना होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए चीजें गोल गोल घूम रही हैं तो वहां पे साइन थीटा आ जाएगा, उसको भी हमें मैक्सिमम दिखाना पड़ता है, तो वहां पे हम उसको साइन 90 करके 1 कर देते हैं। और अगर कोस थीटा आ रहा है स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से, तो वहां पे भी हम कोस 0 कर उसको 1 कर देते हैं, मतलब मैक्सिमम केस लेना होता है मैक्सिमम इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। और रीजन क्या है इसके पीछे मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि जो लेंथ एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी, और जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उस लूप के ऊपर, जो क्लोज लूप है उसके ऊपर, दोनों की डायरेक्शन जो है सेम आती है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो कोस 0 हो गया 1, तो यहां पे ये तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। और बी देखिए ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर आपका बचा डीएल, ठीक है। और एंटायर लूप, इस पूरी लूप का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो पूरी लूप का अगर हम देखेंगे तो 0 से 2 पाई आर का, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना एंटायर लूप के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, बी डॉट 2 पाई आर, ठीक है ना, बी डॉट 2 पाई आर। और बी की जो वैल्यू है ये है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अभी के लिए इसको सिर्फ याद रख लो, ठीक है ना। ये वैल्यू कहां से आई इसका हम डेरिवेशन आगे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिंपल याद रखो कि बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो देखिए 2 पाई आर कट जाएगा तो क्या बचा, म्यू नॉट आई, ठीक है ना। तो यही चीज प्रूव करनी थी अपने को कि जो क्लोज लूप की जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डीएल वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी। तो अब देखते हैं कि ये कहां एप्लीकेबल होता है, इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि जो बायोट सवार्ट लॉ जो काम करता था उससे ये काम बहुत इजी हो जाता है अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। अच्छा एक चीज और, ये तो था जब लूप हमने कैसी ली थी, रेगुलर शेप की ली थी, ठीक है ना, क्लोज लूप ली थी हमने रेगुलर शेप की। अब देखिए दूसरा केस, ये भी हमारी क्लोज लूप ही है,
लेकिन इसकी शेप कैसी है, इररेगुलर है। तो कंसिडर एन इररेगुलर कोयल ऑफ सम आर्बिट्री शेप। तो जाहिर सी बात है हर एक पॉइंट पे जो इसकी जो रेडियस आएगी वो अलग अलग आएगी, R1 R2, ठीक है ना, अलग अलग आएगी। जैसे यहाँ पे लेंथ DL है, यहाँ पे DL1 है, यहाँ पे लेंथ DL2 है, तो अलग अलग लेंगे। तो हेयर द रेडियस विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशंस, देयरफॉर डिफरेंट एंगल्स विल बी सस्पेंडेड एट द सेंटर। तो सभी के लिए आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो B.dl क्या हो जाएगा, B1 DL1 प्लस B2 DL2, ऐसे सभी पॉइंट्स के लिए अपने को निकालेंगे। तो ये n टाइम्स चला जाएगा भाई, जितने भी आप करोगे, ठीक है ना। मान लीजिए n नंबर ऑफ आपने स्लॉट्स डिवाइड किए हैं इसके अंदर, तो इस तरीके से ये सबका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। तो सिंस R इज डिफरेंट देयरफॉर B विल ऑल्सो बी डिफरेंट, ठीक है ना, क्योंकि R की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो B की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो B होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि R वेरी कर रही है तो B की वैल्यू भी वेरी करेगी, तो इसलिए हमने B1 B2 भी लिया है साथ में, ठीक है ना। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो B.dl और B1 B2 इनकी वैल्यू हम रख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R1, ऐसे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R2, ठीक है ना। इस तरीके से इनको हमने इनकी B की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है ना, B1 B2 की। तो इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, DL1 अपॉन R1 प्लस DL2 अपॉन R2, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब DL जो है ये क्या है, एक स्मॉल लेंथ है आर्क की, इसको हम आर्क लेंथ बोल सकते हैं, और R क्या है आपकी रेडियस है। तो देखिए जो एंगल सस्पेंड होगा वो किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। एंगल किस में देखते हैं हम, रेडियंस में देखते हैं। तो रेडियन किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द सेंटर, तो d θ1, ऐसे इसके लिए d θ2, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ मतलब एंगल की फॉर्म में लिख दिया इसको हमने, ठीक है। तो ओवरऑल θ1 θ2 ये टोटल मतलब पूरा का पूरा कितना कवर कर लेगा, पूरा का पूरा सर्कल कवर कर लेगा एक तरीके से, इसका मतलब। और पूरा का पूरा सर्कल कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है ना। तो टुगेदर d θ1 प्लस d θ2 विल सस्पेंड एन एंगल ऑफ 360, और यू कैन से 2 पाई एट द सेंटर। भाई एंटायर के लिए अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा एक सर्कल जो है कवर कर लेगा ना, तो 2 पाई, इन सबका सम 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो अगेन क्या आया, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो लूप चाहे आपकी रेगुलर हो, क्लोज लूप, या फिर इरेगुलर शेप की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो क्या कंक्लूड किया हमने कि एम्पियर्स लॉ होल्ड्स ट्रू वेदर द क्लोज्ड लूप इज सर्कुलर और यू कैन से रेगुलर और इरेगुलर। तो चाहे लूप क्लोज लूप जो है वो चाहे रेगुलर शेप की हो या इरेगुलर शेप की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बायोट-सवार्ट्स लॉ है वो किसके इक्विवेलेंट है, कूलॉम्स लॉ के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। सिमिलरली जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो किसके इक्विवेलेंट है, गॉसियन क्लोज सरफेस के इक्विवेलेंट है, या जिसे हम कहते हैं गॉस लॉ। तो देखिए वहां पे भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो हमने कूलॉम्स लॉ की हेल्प से जो भी चीजें हमने फाइंड आउट की थी वो सारा काम आसान हो गया था जब हमने गॉसियन सरफेस की हेल्प से वो काम किया था, ठीक है ना। कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गई थी। सिमिलरली सेम केस यहां पे है, बायोट-सवार्ट्स लॉ की हेल्प से जो भी हम डेरिवेशंस करेंगे वो डेरिवेशंस बहुत आसान हो जाएंगे अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। तो ये उसको आप इस तरीके से देखो आप कि कूलॉम्स लॉ का अल्टरनेट हमने देखा गॉसियन क्लोज सरफेस में, वैसे बायोट-सवार्ट्स लॉ का अल्टरनेट हम देख रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर। तो गॉसियन सरफेस भी क्लोज सरफेस पे लगता है और यहां पे एम्पियर्स जो सर्कुलर लॉ है ये भी क्लोज लूप पे लगता है, ये क्लोज सरफेस पे लगता है और ये क्लोज लूप पे लगता है, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस है। तो सिंस यूजिंग कूलॉम्स लॉ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड स्टैटिक चार्ज, बट ऑन यूजिंग गॉस लॉ अबव कैलकुलेशंस बिकम्स इजी। सेम केस यहां पे है, whereas using बायोट-सवार्ट्स लॉ we can calculate magnetic field at any point around moving charge
और करंट कैरिंग कंडक्टर, बट यूजिंग एम्पियर्स लॉ अबव कैलकुलेशंस बिकम्स इजियर, ठीक है ना। तो बायोट-सवार्ट्स लॉ का अल्टरनेट एम्पियर्स सर्कुलर लॉ है। Thus, this is the only advantage of using Gauss law in electrostatics and Ampere's law in इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ को सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कैसे काम को आसान करता है, क्या क्या चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। तो देखिए, सबसे पहली एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनेट थिन कंडक्टर। तो कोई इनफाइनेटली लॉन्ग थिन कंडक्टर है, ठीक है ना, और इसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो इनफाइनेट कंडक्टर है, ये आपका करंट आई कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है, और इसके चारों तरफ हमने एक इमेजिनरी सर्कुलर लूप लगा दी, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, और इसका स्मॉल सेक्शन जो होगा उसकी लेंथ क्या होगी, डीएल, ठीक है ना। अब डीएल क्योंकि वेक्टर है, तो हम इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, और ऐसी करंट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो एज पर राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन क्या बनेगी, इस पॉइंट के ऊपर इनटू द पेपर। डीएल की जो डायरेक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे क्या है, टेंजेंशियल है, और इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, इनटू द पेपर है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब दोनों जो एंगल सस्टेंड करेंगे वो कितना करेंगे, 0 डिग्री सस्टेंड करेंगे। तो एज पर एम्पियर सर्कुलर लॉ हम कह सकते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे एज पर एम्पियर सर्कुलर लॉ। द डायरेक्शन ऑफ डीएल इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू इट्स लेंथ डीएल, और एज पर राइट हैंड थंब रूल बी इज अलोंग सर्कमफ्रेंस हैविंग डायरेक्शन टेंजेंशियल टू इट, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन जो है सेम साइड में जाएगी। तो दस एट पी डीएल बी मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग डीएल, तो देयरफॉर एंगल बिटवीन बी एंड डीएल कितना होगा, 0 होगा। तो अब इसको हमने ओपन कर दिया, बी डॉट डीएल को कैसे लिखेंगे, इसको बी डीएल कॉस थीटा, यही होता है ना डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट डीएल, तो इसको लिख सकते हैं ना बी डीएल कॉस थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे हो गया अपना cos 0, तो ये हो जाएगा 1, और मैग्नेटिक फील्ड अपनी कांस्टेंट है क्योंकि करंट अपना फिक्स है, तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचा, dl। तो dl क्या था, स्मॉल लेंथ थी, एंटायर लेंथ कितनी है इसकी, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप दैट इज 2 पाई r। तो b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने पीछे वाले उसमें यूज किया था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको ड्राइव करते हैं। तो क्या समझ में आया, कोई भी स्ट्रेट थिन लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो इससे क्या समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है ना, यानी कि जितना हम दूर जाएंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग थिक कंडक्टर। तो पहले हमने थिन कंडक्टर का देखा था, अब हम देखेंगे थिक कंडक्टर। अगर हमारा कंडक्टर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा मोटा है, ठीक है ना, थिक है, तो इतना थिक है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है, क्लियर। तो ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई करंट कैरिंग कंडक्टर की, और इसके चारों तरफ हम एक एम्पियर सर्कुलर लूप लगाएंगे, क्लोज लूप, ठीक है। और किसी भी पॉइंट P पे जो कि कितना है इसके सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे है, वहां पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है। तो अगेन DL और B दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो cos थीटा यहां पे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम वैसे ही चलेगा ये भी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। तो ये केस हमने कब लिया, जब हम बाहर देख रहे हैं, ठीक है ना, बाहर देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम पीछे वाले केस बन गया। भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था, चाहे आप थिन लो चाहे थिक लो,
उसके अगर आप बाहर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आएगी, सेम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज अब हम देख लेते हैं इसके अंदर पी पॉइंट। अब हम इसके अंदर ले लेते हैं, करंट कैरिंग थिक कंडक्टर के अंदर हमने कोई पॉइंट ले लिया पी पॉइंट। यहां पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो सेंटर से हमने एक इमेजिनरी क्लोज लूप बना दी, ठीक है, और इस क्लोज लूप के ऊपर पी पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो यहां पे जो ये स्मॉल आर है ये लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहां म्यू नॉट नहीं लिया, म्यू लिया है, क्यों? क्योंकि अब मीडियम आ गया है यहां पे ना, कंडक्टर का मीडियम आ गया, तो इसलिए म्यू लेंगे, तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया म्यू, ठीक है। पहले हमने म्यू नॉट लिया था क्योंकि हम बाहर देख रहे थे, स्पेस में देख रहे थे, तो वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, लेकिन यहां पे म्यू है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और करंट हमने क्या लिया? आई डैश लिया। क्यों लिया? क्योंकि एक्चुअल में करंट जो है कंडक्टर के अंदर से कभी भी फ्लो नहीं करता है, करंट हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे से फ्लो करता है। तो जब हम थिन कंडक्टर लेते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, सरफेस पे ही चलेगा वो। लेकिन जब हम थिक कंडक्टर लेते हैं और यहां पे हम सिचुएशन अंदर की ले रहे हैं, तो अंदर जो करंट हमने दिखा रखा है ये करंट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमने एक बार सपोज करके मान लिया कि ये करंट कितना है, आई डैश है, ठीक है। अच्छा, किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो क्यों नहीं करता? तो देखिए, कोई भी कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है, अगर मैं उसको जूम करके आपको दिखाऊं तो उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे इस तरीके से ना, और इनके क्योंकि ऑर्बिट्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिट्स को फॉलो करते हुए मतलब फ्लो करता है आपका, ठीक है। अब क्योंकि अंदर जो है एटम्स आपके टाइटली पैक्ड है, इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई ट्रैफिक वाली रोड है, ठीक है ना, जाम लगा हुआ है रोड के ऊपर और आप बाइक के ऊपर हो, ठीक है, और आपको जल्दी है, ठीक है, आपको जल्दी है, तो आप क्या करोगे? साइड में कट मारोगे और जो भी फुटपाथ आपको दिखेगा आप उस पर चलना शुरू करोगे, ठीक है। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो सेम काम इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली पैक्ड हैं, तो ये क्या करता है? आउटर से, ठीक है ना, आउटर से होके जाने की कोशिश करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो करंट होता है वो हमेशा सरफेस पे फ्लो करता है, ठीक है ना। कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है? ड्यू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो यहां पे चार्ज कौन सा फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहे हैं? सरफेस के ऊपर से, ठीक है ना। तो करंट हमेशा सरफेस पे फ्लो करता है, लेकिन यहां पे हम सिचुएशन अलग ले रहे हैं। यहां पे हमने करंट क्या माना है कि अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अंदर से कोई करंट फ्लो करता नहीं है, तो इसलिए एक बार हमने अज्यूम कर लिया कि ये करंट क्या है? आई डैश है, ठीक है ना। तो करंट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर आई डैश, तो ये अपनी क्या है? अजम्पशन है। तो इस हिसाब से बी की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। तो इफ पॉइंट P is lying inside the cylinder, that is small r is less than capital R, there will be two possibilities. तो दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने आएंगी। पहली कौन सी आएगी? इफ द करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर, अगर करंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे अगर फ्लो कर रहा है, देन करंट थ्रू द क्लोज लूप या क्लोज पाथ इज जीरो। तब तो करंट जीरो हो जाएगा। कि अगर हम ये मान के चलें कि करंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही फ्लो कर सकता है, तो अंदर तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो अंदर अगर कोई करंट फ्लो करेगा नहीं तो करंट हो गया जीरो। तो करंट अगर जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और दूसरी चीज, इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, अगर हम ये मान लें कि ठीक है भैया करंट जो है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, जितना सरफेस से फ्लो कर रहा है उतना ही अंदर से फ्लो कर रहा है, ऐसा अगर हम मान लें, तो उस केस में द करंट थ्रू द क्लोज लूप इज गिवन बाय, तो उस केस में जो करंट जो फ्लो करेगा वो क्या होगा? आई डैश किसके बराबर आ जाएगा? पूरा का पूरा इसने सरफेस वो ले लिया ना, पूरा का पूरा वॉल्यूम इसने कवर कर लिया, मतलब पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया इसने कवर कर लिया। ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो कितना एरिया कवर कर रहा है? पाई आर स्क्वायर। और इसके हिसाब से ये पूरा का पूरा करंट कवर करेगा, तो ये कितना बन जाएगा? पाई
r²। तो ये तो हो गया आउटसाइड के लिए, ठीक है ना, ऑन सरफेस, और ये हो गया इनसाइड सरफेस, ठीक है। तो वो दो चीज ली है। तो करंट I हमने मान लिया ऑन सरफेस और I' हमने मान लिया इन सरफेस, ठीक है। अब इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो I' अपॉन I कितने के बराबर आ जाएगा, पाई r² अपॉन पाई कैपिटल R²। तो I' यहां से कितना आया, तो इसको इक्वेट करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना बचा, r², स्मॉल r² I अपॉन कैपिटल R², ठीक है ना। तो पुटिंग इट इन अबव एक्सप्रेशन वी गेट, अब इस I' को हम यहां पुट करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में, यहां पे I' को हम पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, b की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट I r अपॉन 2 पाई r²। तो इससे क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल r के, ठीक है ना। तो जब हम कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है स्मॉल r के, और जब हम कंडक्टर के बाहर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, ठीक है। तो अब इन दोनों चीजों को कैसे कोरिलेट करोगे आप, तो देखिए इसको हम ग्राफ की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑन प्लॉटिंग ए कर्व बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर फॉर ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए सॉलिड सिलेंडर। तो ये हमारे पास मान लीजिए थिक सिलेंडर है, अपने पास सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है ना, और हम यहां सेंटर से ये r डिस्टेंस ले रहे हैं ना, सेंटर से r डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये तो इसकी रेडियस ही हो गई, ठीक है। अब हम जो पॉइंट लेंगे वो देखिए आप, तो किस किस के बीच में ग्राफ बनाया, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस पे कितना दूर जाएंगे, तो ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई। इससे हम कहां जाएंगे, मतलब कितना दूर जाएंगे, कितना पास में है, तो वो हम देखेंगे स्मॉल r की हेल्प से। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरह का निकल के आएगा, ठीक है, कि जब आप रेडियस पे पहुंच गए, यहां तक इतना डिस्टेंस आप पहुंच गए, मतलब यहां तक पहुंच गए आप रेडियस के ऊपर, सरफेस के ऊपर आ गए, तो सरफेस के बाहर जितना दूर जाएंगे, तो सरफेस के बाहर जो आया था अपना आउटसाइड वाला केस, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। भाई जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस के बाहर, तो ये जो पॉइंट है ये तो हो गया अपना सरफेस, ठीक है ना, ये तो सरफेस वाली लाइन हो गई, सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर का सरफेस हो गया। और इससे जितना दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो इस तरीके से आएगा कर्व, ठीक है। और इसके अंदर जब हम देख रहे थे, ये जो स्मॉल r आ रही थी, ये हमने क्या देखी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है तो इसका कर्व ऐसे ही बनेगा। तो जीरो मतलब 0 पॉइंट ये हो गया ना, जीरो से जितना हम जाएंगे दूर, ठीक है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगी। तो O से A मान लो इसको, तो O से A तक तो हम सिलेंड्रिकल वायर के अंदर की बात कर रहे हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और A से C तक ये हम आउटसाइड द कंडक्टर हम बात कर रहे हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, डिस्टेंस के। और ये जो डिस्टेंस है r, ये कहां से ले रहे हैं हम एक्सियल लाइन जो है इसकी, वहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, r, क्लियर। तो इसका मतलब एकदम सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यानी कि ओरिजिन पे 0 है, ठीक है ना। तो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। जैसे आप सरफेस तक बढ़ोगे, यहां से आपने शुरुआत की मान लो, तो यहां पे तो है मैग्नेटिक फील्ड 0। जैसे आप बढ़ते चले गए, मतलब जस्ट सरफेस तक पहुंचे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ी, और फिर जब आप सरफेस से दूर जाने लगते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्लियर। तो ग्राफ शोज B इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी कहां पे, ऑन द सरफेस, ठीक है ना, सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के सरफेस के ऊपर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी मैक्सिमम, ठीक है ना, और इसके एकदम सेंटर में होगी 0, ठीक है ना। तो एंड इज 0 फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और सरफेस से आप जितना दूर जाओगे उतनी कम होती चली जाएगी।